अस्सलाम वालेकुम। अच्छा 518 जियोलॉजी जनरल जियोलॉजी का जो आपका कोर्स है उस पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसमें अभी तक जो टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं उसके अंदर इंट्रोडक्शन टू द जियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन जियोलॉजी के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ द जियोलॉजी के बाद ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी डिफरेंट, और उसके बाद स्कोप विद द अदर साइंसेस, then the origin of the earth, how our earth is origin of the earth, and उसकी जो different theories थी जिसके अंदर नेबुलर हाइपोथेसिस और कैटास्ट्रॉफिक और एवोल्यूशनरी थ्योरीज थी, उसको अगर आप पढ़ें उसके बाद फिर आती है आवर सोलर सिस्टम। ठीक है ना, और सोलर सिस्टम के अंदर हमारा आता है पूरी जो भी सोलर सिस्टम के अंदर तमाम प्लैनेट्स हैं वो। फिर हम बात करते हैं अपनी अर्थ की, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, एज ऑफ द अर्थ एंड एज ऑफ द अर्थ के व्हाट इज़ द एज ऑफ द अर्थ, एंड देन इंटीरियर के अंदर हमने क्रस्ट कोर मेंटल कोर, ये इसकी डिफरेंट टाइप्स। और उसके बाद फिर हमने मज़ीद इसी चैप्टर के अंदर जो मज़ीद टॉपिक्स हैं आप उसको पढ़ें। फिर फिजिकल जियोलॉजी की हमने बात की, इसमें वेदरिंग एंड एरोजन के अंदर फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग एरोजन के बाद फिर हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फिजिकल फिजिकल वेदरिंग के अंदर आते हैं डिफरेंट हमारे फैक्टर्स। ठीक है, चेंजिंग ऑफ द अर्थ फैक्टर्स क्या हैं, जिसके अंदर ग्लेशियर, रिवर और विंड हैं। हमने ग्लेशियर की बात की, ग्लेशियर के ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ग्लेशियर किस तरह बनते हैं, और ग्लेशियर्स की जो मॉर्फोलॉजी क्या है। आफ्टर द ग्लेशियर्स फिर हम बात करते हैं रिवर के डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, अगर हम इसको देखते हुए आए अपने चैप्टर्स को, ठीक है ना, ये हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर था, थ्योरीज स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, देन आइसोस्टेसी, उसके बाद ये प्लेट टेक्टोनिक्स, हमारा जो पेंजिया पैंथालिसा है ना, पैंथालिसा ओशन, पेंजिया पूरा एक कॉन्टिनेंट, फिर लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड और इसके मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ प्लैनेट्स के अंदर टूटना। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स के डिफरेंट हमारी जो प्लेट्स हैं अर्थ की वो कौन कौन सी हैं, उनकी मूवमेंट डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांजिशनल। एंड उसके बाद फिजिकल जियोलॉजी की बात हो रही थी, रिवर के डिफरेंट फीचर्स, इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर। ठीक है, ये हमारे पर आया मियांडरिंग ऑफ द रिवर एंड सो ऑन, डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द रिवर के बाद फिर हम बात करते हैं ग्लेशियर्स, एंड ये ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर यू शेप वैलीज। आफ्टर ग्लेशियल वैलीज फिर आता है हमारा विंड और डिफरेंट कोस्टल आइलैंड्स वगैरह और डीप सी के डिफरेंट फिनोमेनाज हैं। ठीक है, तो आप इसी बुक में देखते हुए फिर आगे बढ़ें। आज जो हम टॉपिक करेंगे, अच्छा ये अर्थक्वेक का है रिलेटेड टॉपिक कि व्हाट इज़ द अर्थक्वेक और अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, ये बात। ठीक है, अर्थक्वेक क्या होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, इनकी इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, एपिसेंटर, फोकस एंड पीस एस और सरफेस वेव्स, और सेस्मोग्राम जो कि अर्थक्वेक को मेजर करता है, इसको भी आप पढ़ें। थोड़ा जनरल जियोलॉजी की बातें हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर द सब्सटेंसेस, द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। सही है, मिनरल क्या होते हैं, मादनियात। अगर आप उसकी डेफिनेशन में जाएं तो मिनरल की डेफिनेशन में 5 मेन चीज़ें आती हैं जिसको हम नाम देते हैं क्या। नंबर 1, मिनरल आर नेचुरली अकरिंग। नंबर 2, दे आर सॉलिड्स। नंबर 3, अच्छा कुछ मिनरल ऐसे होंगे जो सॉलिड नहीं होंगे, जैसे ऑयल एंड गैस। ठीक है, इसी देखिए नेचुरली अकरिंग तमाम होंगे, कोई नेचुरली अकरिंग नहीं होगा तो मिनरल नहीं होगा, कोई सिंथेटिक चीज़ मिनरल नहीं होगी। नंबर 2, सॉलिड, तो एक्सेप्ट ऑयल एंड गैस जो कि लिक्विड एंड गैस में होते हैं, उसके अलावा तमाम जो मिनरल्स होंगे वो सॉलिड होंगे। देन नेचुरली अकरिंग और सॉलिड, और इसके अंदर बात आती है फिर दे आर और इनऑर्गेनिक। ठीक है, मिनरल जो होंगे वो इनऑर्गेनिक होंगे, कभी भी ऑर्गेनिक या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से इनका हसूल नहीं होगा, ये ज़मीन से ही बरह रास्त वसूल के मतलब हासिल होते हैं। फिर आता है डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप एंड 5 डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। तो एक मिनरल के डेफिनेशन में चीज़ें हैं कि अगर ये 5 चीज़ें होंगी तो मिनरल होगा, कि वो नेचुरली अकरिंग हो, आर्टिफिशियल ना हो, इनऑर्गेनिक हो और ऑर्गेनिक ना हो, सॉलिड हो
एक्सेप्ट ऑयल एंड गैस, तमाम मिनरल सॉलिड होंगे, लिक्विड एंड गैस जो होगी वो मिनरल नहीं है। और डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, यानी इनमें क्रिस्टल सिस्टम या ग्रेन साइज, ग्रेन शेप, ग्रेन या क्रिस्टल वगैरह हो, एक ज्योमेट्रिकल शेप हो, और उसके बाद इनके केमिकल फार्मूला हो। ठीक है, तो वो एक कोई उसका केमिकल फार्मूला हो। तो दे आर प्योर सब्सटेंसेस। फिर मिनरल की अगर बात करें, मिनरल ग्रुप्स के अंदर आप मेन स्टडी करते हैं या इनको डिवाइड करते हैं, तो मिनरल ग्रुप्स क्या है? नंबर वन तो एक तो होते हैं नेटिव मिनरल, वो जो बिल्कुल खालिस होते हैं, एलिमेंटल। उसके बाद है ऑक्साइड, सिलिकेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, सल्फेट्स एंड क्लोराइड। अच्छा, क्वार्ट्स के अंदर क्या आते हैं? ऑक्साइड्स में आता है क्वार्ट्स, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिलिकेट में फेल्डस्पार, माइका, हॉर्नब्लेंड, ऑगाइट एंड ओलिविन। कार्बोनेट में कैल्साइट, डोलोमाइट एंड सिडराइट। सल्फाइड में पायराइट, गैलिना एंड स्फेलेराइट। फिर हम जब सल्फेट्स की बात करते हैं, उसके अंदर जिप्सम एनहाइड्राइट और बेराइट वगैरह आते हैं, वो सल्फेट्स हैं। क्लोराइड में रॉक सॉल्ट, सिल्वाइट एंड अदर हेलोजन मिनरल्स कंपाउंड। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई मिनरल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मिनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कि मिनरल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है? हाउ टू स्टडी द मिनरल्स, वी कैन स्टडी द मिनरल्स और आइडेंटिफाई द मिनरल बाय द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उनके मुख्तलिफ खसूसियात की बुनियाद पर मिनरल्स को पहचानते हैं। वो ये खसूसियात क्या क्या है? नंबर वन, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, नंबर टू केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और अनदर प्रॉपर्टीज, मिसलेनियस प्रॉपर्टी। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो जो कि नेकेड आई से नज़र आती हैं, या मिनरल को आप सिर्फ तोड़ पीस सकते हैं, यानी मिनरल को आप, लेकिन केमिकली चेंज ना हो आए उसके अंदर, तो आप उसको मिनरल को देखें और फिजिकली आप देखना है उस मिनरल्स को। वो आपके हाथ में जो भी सब्सटेंस मिनरल होगा आप उसकी स्टडी करें, लेकिन आप उसको, हाँ, उसको फिजिकली तो आप उसको पीस सकते हैं, ग्राइंड करके देख लें, तोड़ दें, ठीक है, लेकिन उसमें केमिकल चेंज ना हो। फिजिकल चेंज तो आ जाए लेकिन केमिकल चेंज ना हो, यानी उसकी स्टेट में चेंज कर दे, यानी उसको आप पीस के देख लें, डायरेक्टली देख लें, रोशनी में देख लें, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे फर्स्ट वन पे आता है कलर। कलर ऑफ द मिनरल मीन्स एनी रिफ्लेक्टिंग कलर। ठीक है, जो लाइट होती है वो उसके 7 कलर्स हैं, उन 7 कलर्स के अंदर जो भी मिनरल किसी भी सब्सटेंस पे अगर वो कलर लाइट पड़ेगी तब ये वो फिर वापस होकर हमारी आंखों में आती है, तो वो उसका किसी भी सब्सटेंस का कलर आएगा नज़र। तो ये मिनरल्स को भी कलर यही कहलाएगा कि जब भी लाइट किसी भी मिनरल पे पड़ती है तो उसके अंदर 7 कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अगर वो 7 कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो हमें रिफ्लेक्शन हमारे आंखों में कोई नहीं आएगा, वो चीज़ ब्लैक कलर की होगी। और अगर कोई मिनरल जो कि 7 के 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट करके वापस हमारी आंखों में भेजेगा तो वो चीज़ वाइट कलर की नज़र आएगी। अच्छा, कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो हर किस्म की, अच्छा, ये डिफरेंट 7 कलर्स हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। ठीक है, तो ये वेवलेंथ अगर जिस चीज़ मिनरल में एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन जो रिफ्लेक्ट होकर आ गई तो वो उसी कलर होगा। जैसे रेड कलर के मिनरल में रेड कलर की लाइट वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो रिफ्लेक्ट होकर आएगी और वो मिनरल का कलर होगा। ब्लू कलर के मिनरल्स के अंदर सब कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन ब्लू कलर एब्जॉर्ब नहीं होगा और वो रिफ्लेक्ट होकर आएगा, वो मिनरल ब्लू कलर का नज़र आएगा। ठीक है, तो कुछ मिनरल्स की आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो बिल्कुल कलर की बेस पे होती है, जैसे कि सल्फ़र हमेशा येलो कलर का होगा, सल्फ़र और किसी कलर में नहीं मिलेगा। और इसी तरह जो कॉपर के मिनरल्स होते हैं वो ब्लू और ग्रीनिश कलर के मिलते हैं। आयरन के जो मिनरल्स होंगे वो रेडिश कलर के नॉर्मली मिलते हैं, और जो मेटालिक होंगे वो डार्क कलर के होंगे, और नॉन मेटालिक जो होंगे वो लाइट कलर के होंगे। तो ये मिनरल के कलर जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और दुनिया में जो मिनरल्स तकरीबन 20% मिनरल्स को उनकी कलर की बेस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ नंबर नेक्स्ट इज स्ट्रीक। स्ट्रीक मीन्स कस, यानी आप किसी भी मिनरल को उसको पाउडर बनाएं, उसको घिसें किसी भी जगह, और उसकी जो पाउडर का कलर आएगा और आप उसको देखें तो वो उसकी स्ट्रीक कहलाएगी। द कलर ऑफ द मिनरल पाउडर इज कॉल्ड स्ट्रीक एंड इट इज़ मोस्ट कंसिस्टेंट एंड रिलायबल दैन द बॉडी कलर ऑफ द मिनरल। के मिनरल की जो पूरी बॉडी को आप देखेंगे तो उसका जो भी कलर होगा वो वेदर्ड कलर भी हो सकता है, लेकिन जब आप उसको पीस के देखेंगे तो उसका एक्चुअल कलर आएगा। जैसे आपके पास सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट, आप उसको देखें पिंक कलर का, पर्पल, डिफरेंट कलर के या वाइट कलर का भी मिलता है, लेकिन जो उसका आप उसको पीस लें, पीस के जो उसका वाइट प्रॉपर कलर आता है वो इसकी स्ट्रीक कहलाएगी कि ओवरऑल इस मिनरल का कलर क्या है। अच्छा, कुछ मिनरल्स को स्ट्रीक की बेस पे आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि हेमाटाइट ब्लैक कलर का नज़र आएगा और उसकी जो स्ट्रीक होगी वो चेरी रेड होगी। इसी तरह पायराइट, जिसको फोल्स गोल्ड भी कहते हैं, गोल्डन कलर का जस्ट लाइक गोल्ड नज़र आता है, उसको आप देखेंगे जस्ट लाइक गोल्ड। तो गोल्ड की स्ट्रीक जो होती है वो गोल्डन कलर की होगी, जो कि सुनार
जो गोल्डस्मिथ होता है, आप कभी भी सोना खरीदने या बेचने जाए तो देखेंगे, उसको घिसेंगे किसी चीज़ पर, देखेंगे हाँ येलो कलर का ही आ रहा है, दिस इज़ गोल्ड। और उसके अंदर जो वेरिएशन है उसकी बुनियाद पे बताते हैं इनमें कितना खोट है या इसमें मिलावट है। तो मिनरल्स को भी ऐसे आइडेंटिफाई होता है कि जब आप उसको घिसते हैं तो उसके जो पाउडर का कलर होगा वो ये बताएगा कि इसकी ये क्या है एक्चुअल। तो पायराइट जो होगा गोल्डन कलर का होता है, बिल्कुल फूल्स गोल्ड कहलाता है, लेकिन उसकी जो स्ट्रीक होगी ब्लैक कलर की होगी, जिसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि दिस इज़ नॉट एक्चुअल गोल्ड, दिस इज फूल्स गोल्ड। फिर हम बात करते हैं लस्टर। लस्टर मीन्स दरख्शानी, यानी किसी भी चीज़ की चमक, सही है, दरख्शानी या चमक, लस्टर, ठीक है। लस्टर मतलब चमक। हम मिनरल्स को जब रोशनी में देखते हैं तो एक तो कलर है, लेकिन एक ख़ास किस्म की अपीयरेंस उसके अंदर लस्टर भी नज़र आता है, इसके अंदर चमक भी होती है, जो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे मेटालिक, सब मेटालिक, एडमेंटाइन, एडमेंटाइन मतलब जस्ट लाइक गोल्ड, सॉरी डायमंड, एडमेंटाइन जो कि डायमंड की कहलाता है, एडमेंटाइन लस्टर। अच्छा, मेटालिक और सब मेटालिक जो ये धाती किस्म की, धातुओं में जिस तरह चमक होती है उस जैसी लस्टर होता है कुछ मिनरल्स का, जैसे कि हेमाटाइट, पायराइट एंड एक्सेट्रा। अच्छा, विट्रियस लस्टर भी होता है, जस्ट लाइक ग्लास, ब्रोकन ग्लास, ठीक है। विट्रियस लस्टर ऐसा होगा जैसे टूटा हुआ ग्लास होता है, उस जैसे भी मिनरल, जैसे कि सॉल्ट है, हमारे पास हेलाइट है उसकी यानी नमक, उसकी जो लस्टर होगा विट्रियस टाइप का होगा। कुछ पर्ली लस्टर होगा जैसे मस्को वाइट, टॉल्क एंड कैल्साइट, सही, इनके पर्ली लस्टर हैं। इसी तरह सिल्की लस्टर होगा और रेजिनस होगा। सिल्की लस्टर जो है हमारे पास जिप्सम का होगा, फाइब्रस जिप्सम और एस्बेस्टॉस का, ये मिनरल्स हैं जैसे कि सिल्क होता है यानी रेशम। इसी तरह रेसिनस और ग्रीसी लस्टर है। रेसिन मतलब जस्ट लाइक गोंदनुमा लस्टर होगा। तो इसके बाद ग्रीसी लस्टर होगा, नेफिलीन का, डल एंड अर्थी लस्टर एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट टाइप्स के लस्टर हैं किसी भी मिनरल को अपीयरेंस का। लस्टर इज़ अ वेरी करेक्टरिस्टिक एंड हेल्पफुल एंड यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ द मिनरल। इट इज़ measured the reflectivity of the mineral surface, ठीक है। Now the next property is hardness. Hardness is one of the most useful diagnostic property of the mineral, ठीक है। आप मिनरल का आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसकी हार्डनेस की बेस पे। मतलब अगर किसी भी मिनरल को आप घिसें, पाउडर बनाएं या घिसें, तो वो कितना उसमें रेजिस्ट करता है, तो कोई मिनरल कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है। तो इसके लिए जो हार्डनेस की बुनियाद पे हम मिनरल को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो मोस्ट नामी साइंटिस्ट ने एक स्केल पूरा कंप्लीट बनाया था जो कि 1 से लेकर 10 तक का होता है। इसमें सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल जो है वो टॉक है और सबसे हार्ड डायमंड है। तो इसके अंदर एक पूरा स्केल है 1 2 3 से लेकर 10 तक। इसमें टॉक नंबर 1 पे है कि इसके सबसे सॉफ्ट मिनरल है, जिप्सम है 2, कैल्साइट, फ्लोराइड, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेस, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरेंडम एंड डायमंड। तो ये डिफरेंट मिनरल्स हैं। और इसके अंदर टॉल के जिप्सम दे आर स्क्रैच बाय द फिंगर नेल, आप नाखून से इसको खुरच सकते हैं। जब कैल्साइट, फ्लोराइड, एपेटाइट जो है ये नाखून से स्क्रैच नहीं हो सकते। इसकी हार्डनेस 2.5 से ज़्यादा है, जो कि हमारी नेल की हार्डनेस है। हमारे नाखून 2.5 हार्डनेस का होता है। अच्छा, कैल्साइट और फ्लोराइड को अगर आप कंपैरिजन करें तो कैल्साइट जो है हमारे जो दांत है 3.5 उसकी हार्डनेस होती है। आप कैल्साइट को अपने दांतों से स्क्रैच कर सकते हैं लेकिन फ्लोराइड को नहीं कर सकते। अच्छा, इसी तरह एपेटाइट और ये चीज़ें सारे मिनरल ये नाइफ से स्क्रैच हो जाते हैं, लेकिन नाइफ से ज़्यादा हार्ड होंगे ऑर्थोक्लेस एंड क्वार्ट्ज। आप इसको स्क्रैच नाइफ की मदद से भी नहीं कर सकते। ये हम कर सकते हैं स्केयरली, स्क्रैच बाय नाइफ बहुत कम होते हैं। अच्छा, टोपाज, कोरेंडम एंड डायमंड इज़ नॉट स्क्रैच बाय द नाइफ, इनकी हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। और मिनरल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है डिफरेंट हार्डनेस की बुनियाद पर। नेक्स्ट आता है हैबिट। और हैबिट ऑफ द मिनरल मीन्स कि उस हैबिट ऑफ द मिनरल में बी डिफाइन एज द साइज एंड शेप ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। इसका मिनरल का साइज और शेप क्या है, और किसी मिनरल का साइज एंड अच्छा एंड द स्ट्रक्चर फ्रॉम द शोन बाय द क्रिस्टल एग्रीगेट्स एंड क्रिप्टोक्रिस्टलाइन मैसेस। द चीफ हैबिट्स शोन बाय द मिनरल एज फॉलोज। क्या होंगे हैबिट? एक्चुअली जो मिनरल का साइज और शेप वगैरह होगा वो डेवलप होता है उसकी सराउंडिंग की बुनियाद पे कि वो किस इन्वायरमेंट में बना। तो उसके अंदर एसिक्यूलर है, एसिकुलर की एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है जो कि जस्ट लाइक ए ब्लेड, ठीक है, जस्ट लाइक निडल्स, ठीक है। ये जो है ये वाली जस्ट लाइक फाइबर्स या निडल्स की शक्ल का होगा। एसिकुलर मिनरल शो द निडल लाइक क्रिस्टल। एग्जांपल नेट्रोलाइट, यहाँ पर इसके अंदर नेट्रोलाइट ये जो नज़र आ रही है छोटी छोटी निडल्स की शक्ल में, इस तरह का मिनरल होगा। काइनाइट की भी निडल्स होती हैं। फाइबरस जो होगा हमारे पास एस्बेस्टॉस और सेटेन स्पार जो कि जिप्सम की एक टाइप है, यानी कि फाइबर्स की शक्ल में होगा।
उसका हैबिट फोलिएटेड मिनरल जस्ट लाइक दिस वन मस्कोवाइट और बायोटाइट जो होंगे वो बीफ पिक्चर नज़र आ रही है आपको वो फोलिएटेड शेप में होगा ब्लेडेड टेबुलर कॉलमुलर एंड बेट्रॉइडल रीइंफोर्स्ड और ग्रेनुलर piezolytic oolitic massive all are different types of the habits ठीक है ये कॉलमुलर है ये ब्लेडेड है ये टेबुलर है ये हमारे पास फोलिएटेड है और ये ब्लेडेड हो गया डी और ई के अंदर ये क्या कहलाता है बेट्रॉइडल मीन्स शोइंग एग्रीगेट ऑफ द राउंडनेस masses resembling bunch of the grapes just like जैसे bunch of grapes होता है जैसे नज़र आते हैं बेट्रॉइडल अच्छा एफ मीन्स ग्रेनुलर मतलब ग्रेन नज़र आ रहे हैं और एसिकुलेट जस्ट लाइक निडल तो मिनरल्स की डिफरेंट ये फॉर्म्स हैं हैबिट्स हैं उसके बाद आता है हमारे पास क्लेवेज ऑफ द मिनरल क्लेवेज मिनरल मीन्स इफ द मिनरल इज ब्रेक अलोंग द फ्लैट प्लेट्स it's said to be possess a cleavage a mineral have the weak zones ठीक है किसी मिनरल में अगर कोई वीक जोन्स हो और जब आप उस पर हैमरिंग करें तो उसी जगह से टूट जाए तो वो उसका क्लेवेज कहलाएगा ठीक है तो मिनरल्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कुछ मिनरल्स में क्लेवेज होता है और कुछ में नहीं होता कुछ में गुड होता है परफेक्ट होता है और पुअर होता है किसी में इंडिस्टिंक्ट होता है जैसे क्वार्ट्ज उसके अंदर कोई क्लेवेज नहीं होता आप उसको तोड़ें कहीं से भी टूट जाएगा टेढ़ा मेढ़ा टूटेगा लेकिन कुछ मिनरल्स में बहुत परफेक्ट क्लेवेज होता है किसी में गुड क्लेवेज होता है किसी में पुअर और किसी में इंडिस्टिंक्ट यानी आप उसको क्लेवेज की कोई वीक जोन नहीं होती उसके अंदर वो कहीं से भी टूट सकता है तो एक मिनरल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जैसे कि आप आइस को लें बर्फ़ को लें आप उसको एक निडल की मदद से उसको काटा जाता है आप उसको लंबी लंबी एक लाइन मार्क करें और वो एक वीक जोन डेवलप किया जाता है फिर वहीं से पूरा ब्लॉक टूट जाता है बट आइस इज़ नॉट अ मिनरल लेकिन जैसे ये समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है नेक्स्ट आता है फ्रैक्चर ए मिनरल इज ब्रेक तो व्हाट इज़ द अपीयरेंस ऑफ द ब्रोकन सरफेस जब आप मिनरल को तोड़ देते हैं तो उसकी जो टूटी हुई सतह है उसकी वो किस कैसी होगी तो हम उसको फ्रैक्चर कहेंगे तो फ्रैक्चर जो होगा समटाइम इवन होता है समटाइम अनइवन होता है यानी बिल्कुल हमवार फ्रैक्चर होगा समटाइम बिल्कुल हमवार नहीं होगा कॉन्क्वाइडल होगा इवन होगा अनइवन होगा हैकली होगा तो ये डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्चर हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मिनरल की नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ द मिनरल मीन्स उसकी स्मेल कैसी है उसकी बू कैसी है खुशबू है कि बदबू है स्मेल जो होगी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं उसमें आर्सेनिकल है सल्फ्यूरियस है और आर्जिलेशियस है आर्सेनिकल जो होगी वो जस्ट लाइक गार्लिक और ऑर्पिमेंट जैसे लहसुन होता है ना उसकी जैसे तेज़ सी स्मेल होती है आर्सेनिकल इज़ लाइक गार्लिक जैसे तेज़ लहसुन होता है उसकी स्मेल होती है ऑर्पिमेंट जो आर्सेनिक के मिनरल होंगे वो आर्सेनिकल स्मेल रखते हैं सल्फोनेशियस जैसे सल्फ़र की स्मेल होती है जैसे आपने सल्फ़र की स्मेल सूंघनी है तो आप माचिस की डिब्बी वाले उसमें जो माचिस होती है उसको सूंघने आपको सल्फ़र की स्मेल आ जाएगी इस तरह जो बारूद होता है या आतिशी मवाद होता है बम पटाखे होते हैं उनको भी जब फटते हैं तो खूब स्मेल सी एक आती है जो कि सल्फोनेशियस स्मेल होती है सल्फ़र की नेक्स्ट स्मेल आती है आर्जिलेशियस जैसे मिट्टी की खुशबू होती है क्ले मिट्टी की खुशबू होती है आप पानी लें बाहर छिड़काव करें मिट्टी की सुंदी से खुशबू आती है तो वो आर्जिलेशियस स्मेल होती है दिस इज द कलर ऑफ ऑर्डर ऑफ द क्ले क्योरिंग गिव द आर्जिलेशियस ऑर्डर ठीक नेक्स्ट आता है फील ऑफ द मिनरल यानी आप मिनरल को उस पर अगर आप हाथ फेरें तो उसकी स्मूथ सरफेस होगी सोपी होगा कैसा होगा खुरदरा होगा वो मिनरल तो ये उसकी फील होगी जैसे कि ग्रीसी सोपी रफ एंड हार्श तो ये इसकी इंटरनल ज्योमेट्रिकल शेप की बुनियाद पर होती है उस मिनरल की तो हम इसकी फील को स्टडी करते हैं इज अ फिजिकल कैरेक्टर बट नॉट आइडेंटिकल कि आप इसको किसी मिनरल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते दैन टेनियसिटी मीन्स कि इसके अंदर ये कितना ये जो मिनरल है टेनेसिटी ऑफ द मिनरल उसके स्टेट और कहलाती है टेनेसिटी ऑफ द मिनरल डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ करेक्टर ऑफ कोहेजन टेनेसिटी इज क्लासीफाई एज फॉलोज ठीक है कि उसके अंदर डिग्री ऑफ कोहेजन क्या है अब कोहेजन मीन्स कोई भी मिनरल है अगर आप उसको तोड़ें मरोड़ें तो वो कैसा बिहेवियर देता है जैसे एक होता है हमारे पास सेक्टाइल mineral which may be cut with the knife but slices are not knife but slices are not malachi क्या लिखा है मेलिकल आई डोंट नो मतलब आप उसको काट सकते हो नाइफ की मदद से ये कुछ इस तरह का है एक है malleable minerals which
विच फ्लैटन अंडर द हैमर। अगर आप मेलेबल क्या होगा, अगर आप उस पर हैमरिंग करें तो बिल्कुल चिपटा हो जाएगा, ये वो बिल्कुल जस्ट लाइक गुंदे में आटे की तरह। एक होगा फ्लेक्सिबल, कि एक ऐसा मिनरल जिसको आप मिनरल कैन बी बेंट, जो कि मुड़ सकता हो। ऐसा मिनरल जो कि आप उसको मोड़ें वो मुड़ जाए तो वो फ्लेक्सिबल हो गया। इलास्टिक वो हो गई, जो हल्का फुल्का उसके अंदर बेंडिंग हो सकती है जस्ट लाइक स्प्रिंग, लेकिन वो वापस अपनी जगह पे आ जाए, यानी आप उसको मोड़े बैंड हो लेकिन फिर दोबारा वापस आ जाए। मेलेबल ये है कि अगर आप उसको हैमर मारें तो वैसे चिपटा हो जाए। अच्छा, अगर ब्रिटल मीन्स कि अगर आप उसके ऊपर हैमर कर मारें तो वो बिखर जाए, टूट जाए। सही, द मिनरल दिस ब्रेक इजीली, ब्रिटल इज द अपोजिट ऑफ द टफ। जितना को हार्ड होगा उतना ब्रिटल उतना सॉफ्ट होगा। फ्राइबल मिनरल विच क्रम्बल ईजिली, अगर आप उसको बिखर जाए, क्रम्बल कर सकते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें तो वो फ्राइबल होगा। पल्वरेंट, ऐसा मिनरल विच आर पाउडर एंड हैव लिटल और नो कोहेजन, यानी आप उसको पर अगर उसको आप हाथ में भी लेके अगर थोड़ा सा रगड़ें तो वो पाउडर की शक्ल में हो जाए। उसका हैमरिंग भी करेंगे तो पाउडर की शक्ल में ऑलरेडी होता है, जैसा कि क्ले और चॉक वगैरह। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस ऑफ द मिनरल मीन्स के कोई भी some mineral when exposed in sunlight or ultraviolet light produce a color quite different from their own, कि किसी भी मिनरल का एक कलर होता है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ी देर धूप में या अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर रखें, ठीक है, तो उनका या तो कलर चेंज हो, और दूसरी एक चीज़ और होती है कि अगर मिनरल थोड़ी देर आप लाइट में रखें और आप उसको बिल्कुल अंधेरे में रख दें, ठीक, वो थोड़ी देर तक के लाइट क्या करेंगे, वो इमिट करेंगे। अच्छा, ये फॉस्फोरेसेंस है। फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको देख लें कि अगर एक मिनरल का कलर एक है, ठीक है, जो सनलाइट में, लेकिन अगर आप उसको अल्ट्रावायलेट लाइट में देखें तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो वो फ्लोरेसेंस कहलाएगा ये कैरेक्टर। तो कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि फ्लोरेसेंस रखते हैं। सम मिनरल्स आर ग्लो एंड इमिट लाइट व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अल्ट्रावायलेट लाइट और सर्टेन अदर इलेक्ट्रिकल रेडिएशन। के मिनरल जो होता है अगर आप उसको बिल्कुल अंधेरे में रख दें तो थोड़ी देर तक के वो लाइट इमिट करते रहते हैं, तो वो फॉस्फोरेसेंस होगी। मैग्नेटिज्म, कुछ मिनरल्स मैग्नेटिक करेक्टर रखते हैं कि अगर आप उसके पास कोई भी आयरन या कोबाल्ट निकल वगैरह लेके जाएं तो उसको चिपक जाते हैं, तो वो मैग्नेटिक करेक्टर होगा, जो कि आम आयरन के मिनरल्स के अंदर होता है ये करेक्टर, जैसे मैग्नेटाइट। तो इसकी एग्जाम्पल हमारा मैग्नेटाइट है, ये मिनरल मैग्नेटिज्म रखता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिनरल। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कसाफत इजाफी, यानी किसी भी मिनरल का आप देखें कि वो कितना भारी है कितना हल्का है। इसका कंपैरिजन यूँ किया जाएगा कि अ मिनरल स्पेसिफिक ग्रेविटी मींस इट इज़ द रेशियो विद द इक्वी वॉल्यूम वाटर, कि एक मिनरल का जो वॉल्यूम है या वज़न है वो कितना है, वो उसका रेशियो उसी के इक्विवेलेंट वाटर के वज़न से। तो उसको मेजर करने के लिए कई तरीके कार हैं, साइंटिफिक मेथड है। तो उसको आप पानी में सिंक करके भी मेजर कर सकते हैं कि आपने एक मिनरल को वाटर के अंदर सिंक किया, उसका क्या वेट है, और वैसे मेजर किया तो फार्मूले की मदद से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आ जाती है कि आपने एक वाटर के वॉल्यूम की इक्विवेलेंट सब्सटेंस का वेट निकाल लिया। ठीक है, उसके अलावा फिर मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, आप इसके बस यहाँ तक कि आप स्पेसिफिक ग्रेविटी तक देखें। दीज आर द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल्स, देन वी कैन क्लासीफाई द मिनरल्स इनटू डिफरेंट सिलिकेट्स। ठीक है, तो सिलिकेट्स की क्लासिफिकेशन आती है, इसको हम फिर बाद में देखेंगे, और डिफरेंट मिनरल फैमिलीज आती हैं, तो आप देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल्स आपने देखने हैं। इसके बाद आप जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी, हम जाएंगे पेट्रोलॉजी की तरफ। ठीक है, पेट्रोलॉजी क्या होती है? पेट्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ दी रॉक्स। अच्छा, ये तो क्रिस्टलोग्राफी है, हम जाएंगे पेट्रोलॉजी की तरफ। पेट्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द रॉक्स। रॉक्स, दे आर 3 टाइप्स ऑफ द रॉक्स। यहाँ पे जो रॉक्स होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं। नंबर 1 इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, पेट्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द रॉक। पेट्रो मीन्स रॉक, लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ द रॉक इज टर्म्ड एज पेट्रोलॉजी एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक वो होती हैं जो कि लावा या मैग्मा के सॉलिडिफाई होने से बनती हैं, जो कि प्राइमरी रॉक्स कहलाती हैं। फिर उसके बाद आती है सेकेंडरी रॉक, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, कि पहले से प्री एग्जिस्टिंग कोई रॉक, जो इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक किसी भी किस्म की रॉक हो, वो टूट फूट का शिकार हो, ग्रेन्स की शक्ल में ट्रांसपोर्ट हो, और फिर किसी जगह डिपॉजिट होने के बाद सॉलिडिफाई हो जाए और हमें मिले, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाएगी।
ठीक है, तो ये भी मुख्तसर सा बताया जा रहा है, उसके बाद डिटेल में करते हैं। नेक्स्ट आती है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक होगी कोई भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक, भले वो इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक किसी भी किस्म की रॉक हो, उसके अंदर अगर ड्यू टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर कोई चेंज आ जाए कि पहले कुछ रॉक और थी, अब आफ्टर द टेम्परेचर प्रेशर उसके अंदर कोई चेंजिंग आ गई, तो इस रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक कहेंगे। तो हमें दुनिया में इसी वक्त तीन ही किस्म की रॉक्स की कैटेगरीज मिलती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। सबसे ज़्यादा इग्नियस रॉक है जो कि प्राइमरी है, ज़मीन के अंदर सब सरफेस ज़्यादा इग्नियस रॉक है। फिर मेटामॉर्फिक आती है सबसे कम सेडिमेंट्री। लेकिन अगर आप सरफेस पे एक्सटेंट की बुनियाद पे देखें कि फैलाव की बुनियाद पे देखें तो सबसे ज़्यादा ज़मीन पे 90% हमें सेडिमेंट्री रॉक्स नज़र आती हैं। 80 to 90% फैली हुई सेडिमेंट्री रॉक्स नज़र आती हैं, फिर उनके नीचे मेटामॉर्फिक साथ में और इग्नियस रॉक होती हैं। लेकिन वॉल्यूम वाइज हमारे पास इग्नियस और मेटामॉर्फिक ज़्यादा है, सेडिमेंट्री कम। लेकिन अगर आप रकबे के हिसाब से देखें तो ये पतली सी लेयर की शक्ल में ऊपर मौजूद है। रॉक साइकिल क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द इग्नियस टू सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक टू अगेन सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक, या इग्नियस का डायरेक्ट मेटामॉर्फिक में या इग्नियस का डायरेक्ट सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक या रॉक्स में कन्वर्ट होना, ये पूरा रॉक साइकिल कहलाएगा। ठीक है, अगर आप इसको चाहें तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि हमारे पास रॉक साइकिल क्या है। आपको रॉक साइकिल की एक डायग्राम बताते हैं। ये ले लीजिए आप, ये वाली ले लीजिए डायग्राम। ओके, सबसे पहले क्या होगा? लावा या मैग्मा। लावा मैग्मा से क्या बनेगा? वॉल्केनिक या अंदर ही ज़मीन के अंदर कोई इग्नियस रॉक बनेगी। फिर इग्नियस रॉक जो होगी वो ट्रांसपोर्ट, या ये वॉल्केनिक रॉक है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट होगी, समंदरों के अंदर बनती है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक अगेन मेटामॉर्फोज हो जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक फिर दोबारा इग्नियस हो जाएगी, इग्नियस से फिर पूरी साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, इस तरह से ले लीजिए कि लावा या मैग्मा अल्टीमेट है, ये कूलिंग की वजह से बनता है इग्नियस रॉक, इग्नियस की वेदरिंग हो जाती है, सेडिमेंट बनता है, सेडिमेंट से फिर सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक से फिर मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक जो है दोबारा कन्वर्ट हो जाती है तो मैग्मा में मेल्ट होकर फिर वो साइकिल चलती है। अच्छा, इसी दौरान क्या होता है कि इग्नियस रॉक कभी मेल्ट हो जाए तो वो भी मैग्मा बन जाता है दोबारा, या सेडिमेंट्री रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक के अलावा दोबारा सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो जाती है, या इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पूरी एक साइकिल है, ठीक है ना। तो हम इसको कहते हैं रॉक साइकिल। आप इसको नेट पे बहुत इजीली देख सकते हैं। अच्छा, रॉक साइकिल के अंदर के बाद आता है हमारे पास इग्नियस रॉक का, कि इग्नियस रॉक क्या होती है। अब आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ें। इग्नियस रॉक, देयर केमिकल कंपोजिशन, इनकी टाइप्स कौन सी होती है, कई बुनियाद पे हम कई केमिकल कंपोजिशन की बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं। इग्नियस रॉक को हम करते हैं मेनली 3-4 क्लासेस हैं, 4 क्लास। एक तो एसिडिक और बेसिक, ठीक है, एक एसिडिक रॉक्स है, एक बेसिक रॉक्स है। एसिडिक रॉक्स वो जो कि लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, बेसिक रॉक्स वो जो कि हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द सिलिका परसेंटेज इग्नियस रॉक्स आल्सो क्लासिफाई इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स: अल्ट्रा बेसिक, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एसिडिक रॉक्स। तो ये हमारे पास 4 किस्म की टाइप्स हैं। इनको हम सिलिका परसेंटेज की बुनियाद पे क्लासिफाई करते हैं कि हर इग्नियस रॉक में सिलिका तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो उसके अंदर अगर 65 से ज़्यादा सिलिका होगा तो वो एसिडिक रॉक होगी, अगर 65 से 55 होगा तो वो इंटरमीडिएट होगी, 55 से 45 होगा तो बेसिक रॉक होगी, और अगर सिलिका कंटेंट 45 से कम होगा तो वो अल्ट्रा बेसिक रॉक कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद हम और नाम दे देते हैं। एक तो हो गई एसिडिक रॉक, एसिडिक या बेसिक रॉक। एसिडिक या बेसिक रॉक के अंदर इन्होंने क्लासेस दे दी, अल्ट्रा बेसिक, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एसिडिक। उसके अलावा एक और है सैचुरेटेड, ओवर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अंडर सैचुरेटेड, ठीक है ना। वही कंसंट्रेशन ऑफ द सिलिका अगर ज़्यादा होगी तो ओवर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड ज़्यादा है, और अंडर सैचुरेशन जिसमें सिलिका का कंटेंट कम होगा। अच्छा, इसी तरह हम इग्नियस रॉक को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, कि भाई सेडिमेंट्री रॉक्स बन कहाँ रही हैं, तो वो ज़मीन के अंदर गहराइयों में बन रही हैं या ज़मीन की सतह पर बन रही हैं या दरमियान में बन रही है, तो उसको हम नाम देते हैं। एक तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के अंदर जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास ठीक है वॉल्केनिक रॉक्स हैं। फिर एक इंटरमीडिएट होती है, इंट्रूसिव रॉक्स कहलाती हैं। इंट्रूसिव रॉक 2 किस्म की हैं, कि प्लूटोनिक एंड हाइपरबेसल। प्लूटोनिक रॉक बहुत गहराइयों में होगी, जबकि हाइपरबेसल जो होगी वो दरमियान में कहीं इंटरमीडिएट टाइप की रॉक होगी। अच्छा, एक्सट्रूसिव या वॉल्केनिक रॉक्स को हम जो नाम देंगे उसके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों हो सकती हैं। अगर इसका एसिड, अगर वो क्वार्ट्ज रिच है
तो वो रायोलाइट कहलाएगी, और अगर वो उसके अंदर क्वार्ट्स की क्वांटिटी कम है तो वो बसोल्टिक रॉक कहलाएगी। जबकि प्लेटोनिक रॉक के अंदर जो हमारे पास होगी ग्रेनाइट एंड गैब्रो। ये जो हाई सिलिका कंटेंट रखती होगी वो ग्रेनाइट होगी, और जिसमें लो सिलिका कंटेंट होगा वो गैब्रो होगा। अच्छा, इसी तरह जो हाइपर बेसल रॉक्स होंगे, हाइपर बेसल रॉक्स वो होंगी जिसके अंदर सिलिका कंटेंट कम होगा या ज़्यादा होगा। हाइपर बेसल इंटरमीडिएट रॉक होती हैं, ये डाइगेसिल्स बनाती हैं। ठीक है, फिर हम मजीद क्लासिफिकेशन पे जाते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द इग्नियस रॉक क्या होगी। एक तो होता है रिलेटिव सिलिका कंटेंट, काइंड्स ऑफ द फेल्डस्पार, मेटालिक मिनरल्स एंड टेक्सचर। तो हम इनको क्लासीफाई करते हैं। तो ये एक टेबल है, इसमें एसिडिक है, इंटरमीडिएट है, बेसिक है, अल्ट्रा बेसिक है, फिर मेनली अल्कली, यानी ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है और ये मिनरल कंपोजिशन है। तो एक ये टेबल बना हुआ है जिसकी बेस पे आप मिनरल्स डिफरेंट रॉक्स को नाम देख सकते हैं कि एसिडिक हो और मेनली अल्कली हो तो ग्रेनाइट है या रायोलाइट है, और इसी तरह ड्यूनाइट एंड सो ऑन। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टेक्सचर ऑफ दिस इग्नियस रॉक्स, तो उसके अंदर हमें टेक्सचर का कहलाएगा ग्रेन साइज एंड शेप ऑफ द डिफरेंट इग्नियस रॉक्स। उसके अंदर हम स्टडी करते हैं डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, साइज ऑफ द ग्रेन, शेप ऑफ द क्रिस्टल एंड नेचुरल म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द मिनरल ग्रेन। ठीक, डिफरेंट चीज़ें देखी जाएंगी। नंबर 1, डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना क्रिस्टलाइज है, अगर हाई बहुत ज़्यादा क्रिस्टलाइन है, बड़े बड़े क्रिस्टलाइन या छोटे हैं। तो अब इसमें हॉलो क्रिस्टलाइन टेक्सचर, एक है हॉलो हेलाइन टेक्सचर, एक है मैक्रो क्रिस्टलाइन। तो हॉलो क्रिस्टलाइन बड़े बड़े टेक्सचर होगा, ग्रेन्स होंगे। व्हेन अ रॉक इज मेड अप टू एंटायर क्रिस्टल, its texture is described as hollow crystalline। सही ना, hollow crystalline। फिर एक है hollow haline। hollow haline crystal means when the rock composed by entirely glassy। macro crystalline when the rock is composed partially crystals and the part of glass and texture called macro crystalline। ठीक है, फिर साइज ऑफ ग्रेन की बेस पे होगा तो ग्रेन साइज बड़ा होगा और स्मॉलर होगा। कोर्स ग्रेन, मीडियम ग्रेन एंड फाइन ग्रेन। एक होगा माइक्रो क्रिस्टलाइन और क्रिप्टो क्रिस्टलाइन। ये 5 टाइप्स दी गई हैं हमें साइज ऑफ द ग्रेन की बुनियाद पे कि ग्रेन का साइज क्या होता है। तो एक होंगे बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल होंगे तो वो कोर्स ग्रेन इग्नियस रॉक होंगी। एक होंगे इंटरमीडिएट। अच्छा, कोर्स ग्रेन जो होगा वो 5 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा, मोर देन 5 मिलीमीटर का ग्रेन साइज होगा तो वो जैसे एक चने का दाना होता है तो वो कोर्स ग्रेन रॉक होंगी। अगर उससे छोटी होंगे तो वो मीडियम ग्रेन रॉक्स होंगी। फिर स्मॉलर 1 मिलीमीटर से जो स्मॉलर होंगी वो फाइन ग्रेन टेक्सचर कहलाता है। माइक्रो क्रिस्टलाइन टेक्सचर एंड क्रिप्टो क्रिस्टलाइन जो कि बिल्कुल ग्लासी जैसा स्ट्रक्चर होगा। फिर तो शेप ऑफ द क्रिस्टल आर डिफरेंट। अब आप उसको अगर आप देखें तो शेप कैसी होगी, यू हेड्रल, सब हेड्रल, एन हेड्रल, और एक और होगा जिसको हम नाम देते हैं यू हेड्रल, सब हेड्रल और एन हेड्रल, यानी इसके अंदर कोई शेप ना हो। यू हेड्रल वो होगा जिसके अंदर कोई क्रिस्टल सिस्टम हो, क्यूबिक सिस्टम है, ऑर्थोरोम्बिक है, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, तो क्रिस्टल की कोई शेप होगी तो वो यू हेड्रल होगा। सब हेड्रल जो टूटा फूटा क्रिस्टल होगा, और एन हेड्रल मीन्स कि कोई क्रिस्टल की शेप ना हो। ठीक है, जैसे शेप नज़र आ रही है और कोई शेप ना हो। फिर आप आते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ द ग्रेन्स। उसमें आप पूरा सारा पढ़ते हुए आए कि इसमें क्या क्या है, इनके नाम कुछ इस तरह हैं। इसके जो डिफरेंट नेम्स हैं वो आप देखेंगे कि ये इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते। सेम टाइम आपसे नाम रखते हैं इनके, तो मैंने भी जो देखे हैं कि ये वाले इतने ज़्यादा बहरहाल यूज़ नहीं होते। तो मेन कॉन्सेप्ट फिलहाल इसको छोड़ दें आप इक्विग्रेनुलर टेक्सचर वगैरह के बाद। अच्छा, स्ट्रक्चर्स ऑफ द इग्नियस रॉक्स। अब स्ट्रक्चर्स डिफरेंट कौन कौन से हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर आता है रिएक्शन रिजिम, structures of the igneous rocks, yes, xenolith, vesicular, amygdalonodal structure, pegmatitic structure और then different forms। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं इग्नियस रॉक्स के कि जब लावा या मैग्मा जब फ्लो करता है तो उस लावा के मैग्मा के फ्लो की वजह से या ज़मीन के अंदर पड़े रहने की वजह से वो क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जिससे वो, और अब ये बिल्कुल स्ट्रेट लेयर्स की शक्ल में कभी भी नहीं मिलती, इग्नियस रॉक बिल्कुल रेगुलर शेप की मिलती हैं। एक तो है रिएक्शन रिम। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक reaction often take place between the early formed minerals
and the magma. If the reaction is complete, the early formed minerals disappear altogether. On the other hand, the reaction incomplete and reaction product frequently occur around the occurred mineral grains. ठीक है, आप इसको पूरा अगर देखें इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ जाएंगी. तो रिएक्शन रन फॉर 2 टाइप्स. एक है हमारे पास कोरोनास एंड कैलीफेटिक बॉर्डर्स. कोरोनास ये वो वाला कोरोना नहीं है जो आजकल चल रहा है. बहरहाल तो रिएक्शन रिम्स हैं. और जेनोलिथ स्ट्रक्चर है. ये आप इसको देख लें. जेनोलिथ स्ट्रक्चर होता है, एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है. वेसिकुलर यानी कि जैसे पतली पतली ट्यूब्स होती हैं उसकी शक्ल में. जेनोलिथ होगा जैसे बहुत बड़ा सा चौड़ा तना होता है ना इस शेप में. एक बड़ी सी वेंट जा रही है उसकी शक्ल में. कोई एक लावा या मैग्मा सॉलिडिफाई होगा, वो इग्नियस रॉक होगी. वेसिकुलर हो गया मैकडोनोडल, यानी जैसे छोटे छोटे उसके अंदर ग्रेन्स में फ्री स्पेसेस होते हैं, उसके अंदर कुछ मटेरियल आके फिल हो जाता है. एंड पिगमेटाइडिक यानी बड़े बड़े इरेगुलर शेप के स्ट्रक्चर्स. अच्छा, डिफरेंट फॉर्म्स की अगर आप बात करें तो वो किस शक्लों के होते हैं. एक कहलाता है बैथोलिथ, लेपोलिथ, एंसिल्स एंड डाइक. ठीक है, अगर ये बैथोलिथ जो रेगुलर घोस्ट लाइक स्ट्रक्चर होगा बैथोलिथ होगा. ठीक है, स्टॉक्स एंड बॉस स्टॉक्स जो होंगी बड़ी कोई एक जैसे रिंग शेप की स्टॉक्स होती हैं. लेपोलिथ ये रहा एक सिंक्लाइनल शेप का, एक बेसनल शेप का इग्नियस बॉडी होगी. और एक अगर अम्ब्रेला लाइक एक शेप होगी, अम्ब्रेला लाइक, जो कि वेंट से किसी एक लावा के किसी एक ब्रांच से आप कह लें शाफ्ट की मदद से एक ब्रांच की मदद से फिल्ड हुआ वो लावा के इसमें आया और फिल हो गया, तो एक इसने लेकोलिथ बना लिया. अगर ये इरेगुलर शेप का जैसे बेसन फॉर्म में होगा, ये एक डोमल स्ट्रक्चर है, ये एक बेसनल स्ट्रक्चर है, तो लेपोलिथ और लेकोलिथ. और इसी तरह हमारे पास ये आ गए सिल्स एंड डाइक. ठीक है, ये जो लेटी हुई बिल्कुल बड़ी बड़ी तह हैं ये सिल्स कहलाएंगे. और जो वर्टिकल जो बेड्स हैं, जैसे कोई सेडिमेंट्री रॉक है उसको तोड़ना हुआ बिल्कुल वर्टिकल सिल्स की शक्ल, एक तो हॉरिजॉन्टल सिल्स होंगी और वर्टिकल जो होंगी डाइक्स की शक्ल में होंगी, कुछ कोन्स की शक्ल में होंगे. तो इस तरह के हमारे पास ये इग्नियस रॉक के स्ट्रक्चर होंगे. डाइक हो गए और वॉल्केनिक प्लग्स हो गए. वॉल्केनिक प्लग ये कि कोई वॉल्केनो होगा, वॉल्केनो के ऊपर की जो सतह है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिर वो वॉल्केनिक प्लग हो जाएगा. अब कभी भी इरप्शन होगी तो सबसे पहले ये टूटेगा, फिर लावा निकलेगा बाहर. ठीक है, नैन मैकेनिक्स ऑफ इंट्रूजन. तो ठीक है, आप फिलहाल इसको कंप्लीट इग्नियस रॉक के चैप्टर को पढ़ें. बाकी इसकी कुछ मजीद क्रिस्टल्स की ये थ्योरीज हैं कि कैसे उसकी कंपोजिशन वगैरह क्या क्या है. फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि ओरिजिन, उसका हम नाम देते हैं बोवन्स रिएक्शन सीरीज़. बस को आप थोड़ा देखते हैं बोवन्स रिएक्शन सीरीज़ क्या होता है कि जब भी लावा या मैग्मा सॉलिडिफाई होता है तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. एक वो लावा होता है जो कि बहुत ही डेंस होता है, और एक वो होता है जो कि लाइटर होता है. ठीक है, डेंस जो लावा होगा उसमें ओलिवीन, ऑर्थोपायरोक्सिन, क्लाइनोपायरोक्सिन, एम्फीबोल, बायोटाइट बनते हैं. ये एक सीरीज़ बनती है. दूसरी सीरीज़ में कैल्सिक प्लीजोक्लेस या फेल्ड्स्पार, सोडिक कैल्सिक फेल्ड्स्पार, सोडिक कैल्सिक फेल्ड्स्पार और सोडिक रिच फेल्ड्स्पार बनते हैं. ये जो प्लीजोक्लेस फेल्ड्स्पार की सीरीज़ होगी इसमें 6 मिनरल हैं. और फिर उसके बाद पोटाश फेल्ड्स्पार, मस्कोवाइट एंड क्वार्ट्ज, ये पूरी एक मिनरल की सीरीज़ है जो कि और बोवन्स रिएक्शन सीरीज़ कहलाएगी. ठीक है, इट इज देन सम एग्जांपल ऑफ द इग्नियस रॉक, जैसे ग्रेनाइट उसके कैरेक्टर क्या हैं, गैब्रो उसके कैरेक्टर क्या हैं, पेरोटाइट, साइनाइट एंड लैम्पिफोरस एंड सो ऑन. ठीक है, ग्रेनाइट. तो इन इग्नियस रॉक के बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो हमारा सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक का है. तो हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. एनी क्वेश्चन कमेंट्स आर वेलकम. जो भी कुछ क्वेश्चंस हो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में लिख दें. ओके, अल्लाह हाफिज़.